एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। नाबालिग के नाम से खोले गए अकाउंट, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट और एनआरआई से जुड़े पीपीएफ अकाउंट के लिए नियमों को बदला गया है। नए नियम के मुताबिक नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर नाबालिग के 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद इस पर पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट लागू होगा। इस अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन नाबालिग के बालिग हो जाने की तारीख से होगा। एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बिना रेजिडेंट डिटेल वाले एनआरआई पीपीएफ अकाउंट पर 30 सितंबर के बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वहीं एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट के मामले में अब केवल प्राइमरी अकाउंट पर ही पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से रिटर्न मिलेगा और बाकी सभी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। भारत की आर्थिक वृद्धि पर दुनिया भर की नजर है। वैश्विक एजेंसियां जीडीपी वृद्धि को लेकर नए नए अनुमान जता रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग में सुधार के दम पर चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले जून में भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मानसून और निजी खपत में सुधार के दम पर भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में सुधार से उद्योग में आई मामूली गिरावट की भरपाई हो जाएगी और सेवा क्षेत्र मजबूत बना रहेगा। कृषि में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण मांग भी बेहतर होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल ई श्रम पर पिछले 3 साल के दौरान 30 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि सामाजिक प्रभाव और देश भर में असंगठित श्रमिकों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बताती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। शुरू होने के 3 साल के अंदर इस पोर्टल पर 30 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है। इस साल के बजट में ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टल के साथ एकीकृत कर एकल समाधान सुविधा के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। सोने में फिर एक बार रिकॉर्ड तेजी आने वाली है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि जोखिम के खिलाफ पसंदीदा बचाव के रूप में सोने की मांग बढ़ने के कारण निकट भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा है, जबकि चीन की कमजोर मांग के कारण अन्य कमोडिटीज की कीमतों में तेजी आने की संभावना कम है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि रिपोर्ट गो फॉर गोल्ड में कहा गया है कि यूएस फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती की संभावना बढ़ने के बाद पश्चिमी देशों के निवेशक दोबारा गोल्ड मार्केट में लौटने लगे हैं। ये पिछले 2 सालों से गोल्ड मार्केट से गायब थे। इस साल अब तक स्पॉट गोल्ड 21% तक चढ़ चुका है। 3 सितंबर को ये $2,531 प्रति ओंस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 2025 की शुरुआत तक सोना $2,700 प्रति ओंस के टारगेट को छू लेगा। भारतीय बाजार में सोने का हाजिर मूल्य अभी $74,000 प्रति 10 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,700 होने पर भारत में इसका दाम भी $90,000 के आसपास हो जाएगा। एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की निर्बाध आवाजाही के लिए जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ लगभग 100 टोल प्लाजा की निगरानी करेगा। इन टोल प्लाजा की पहचान राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 की मदद से जुटाए गए भीड़भाड़ संबंधित आंकड़ों के आधार पर की गई है। मजबूत निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली की मदद से टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार निर्धारित सीमा से ज्यादा होने पर भीड़भाड़ की चेतावनी और लेन बदलने से जुड़ी सिफारिशों को जारी किया जाएगा। इस टोल निगरानी सेवा को चरणबद्ध ढंग से अन्य टोल प्लाजा तक बढ़ाया जाएगा। एनएचएआई ने कहा है कि टोल प्लाजा का नाम और जगह देने के अलावा ये सॉफ्टवेयर मीटर में कतार की लंबाई, कुल वेटिंग टाइम और टोल प्लाजा पर वाहनों की रफ्तार से संबंधित जानकारी भी शेयर करेगा। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर मौसम की सिचुएशन और स्थानीय त्योहारों के बारे में भी जानकारी देगा, जिसकी मदद से एनएचएआई अधिकारी यातायात को मैनेज करने और टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाएंगे।
टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल, चिप निर्माता मीडियाटेक और स्मार्टफोन कंपनी नोकिया 5G नेटवर्क पर 300 Mbps की अपलोड स्पीड हासिल करने में सफल रही है। परीक्षण में नवीनतम पीढ़ी के चिपसेट का इस्तेमाल करते हुए मिड बैंड स्पेक्ट्रम के एक सेट का संयुक्त उपयोग किया गया था। अपलिंक प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए एयरटेल की टेक लैब में ये परीक्षण किया गया, जिसमें 300 Mbps की अपलिंक स्पीड हासिल की गई थी। परीक्षण के दौरान 3.5 गीगाहर्ट्ज और 2.1 गीगाहर्ट्ज के बैंड को जोड़कर अपलोड स्पीड बढ़ाई गई। इसमें मीडियाटेक के 5G मोबाइल प्लेटफॉर्म डायमेंशन और नोकिया के 5G एयर स्केल रेडियो उपकरण का इस्तेमाल किया गया। ये परीक्षण नेटवर्क के अपलिंक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, जिससे डेटा की तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। आईपीओ अलॉटमेंट होने के बाद अधिकांश निवेशक एक हफ्ते के भीतर ही शेयर बेचकर बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से उन्हें आईपीओ का अधिकतम लाभ नहीं मिल पाया। सेबी ने आईपीओ में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और काफी संख्या में बोलियों को देखते हुए आईपीओ में निवेशक के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन किया है। इसके मुताबिक निवेशक आईपीओ मिलने के बाद उसे लंबे समय तक नहीं रखते हैं, उसमें लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं और लाभ की स्थिति में एक सप्ताह के अंदर ही शेयर बेचने को प्राथमिकता देते हैं। सेबी के अध्ययन में लाभ वाले शेयरों को समय से पहले बेचने की प्रवृत्ति पाई गई। इसमें निवेशकों में घाटे में सूचीबद्ध शेयरों की तुलना में लाभ वाले आईपीओ शेयरों को बेचने का रुख ज्यादा दिखाई दिया। लंबा समय बीत जाने के बाद भी 2000 रुपए के मूल्य के 100% नोट बैंकों में वापस नहीं लौटे हैं। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2000 रुपए मूल्य के 97.96% नोट अभी भी बैंकों के पास आए हैं। अभी भी 7261 करोड़ रुपए के नोट बैंकों के पास नहीं है, ये लोगों के पास है। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस टाइम चलन में 2000 रुपए के बैंक नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। इस साल 30 अगस्त को ये घटकर 7261 करोड़ रुपए पर आ गया। 7 अक्टूबर 2023 को 2000 रुपए के नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा बैंकों से खत्म कर दी गई थी। इसके बाद 9 अक्टूबर से आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में 2000 रुपए के नोट को स्वीकार किया जा रहा था। इसके अलावा लोग देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में 2000 रुपए के नोट अपने खाते में जमा करने के लिए भेज सकते हैं। एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने अब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश किया है। अभी तक इस सेगमेंट में साउथ कोरिया और जापान की ऑटो कंपनियों का दबदबा है। अब टाटा मोटर्स ने मिड साइज एसयूवी कर्व को पेट्रोल डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया है। इसकी कीमत 9.99 लाख रुपए से शुरू है। कंपनी इस मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन अगस्त में लॉन्च कर चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि उसका कर्व मॉडल हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, मारुति की ग्रैंड विटारा, टोयोटा की अर्बन क्रूजर, हाईराइडर और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारत में ऑल न्यू स्लाविया मोंटे कार्लो वर्जन लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स थीम पर कंपनी ने कुशाक और स्लाविया में ऑल न्यू स्पोर्ट लाइन रेंज भी लॉन्च किया है। स्कोडा ऑटो ने इन कारों की खरीद के लिए जबरदस्त ऑफर भी पेश किए हैं। स्पोर्ट लाइन उन ग्राहकों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो मोटे कार्लो की स्पोर्टी स्टाइल वाली कारों को ज्यादा किफायती दाम पर खरीदना चाहते हैं। नई कारों में से किसी एक को बुक करने के लिए पहले 5000 ग्राहकों को 30,000 रुपए के लाभ मिलेंगे। ये ऑफर 6 सितंबर तक वैलिड है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता ने चालू वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 20 रुपए के तीसरे डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। इससे चालू वित्त वर्ष के लिए अब तक कुल डिविडेंड भुगतान 13,474 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 जुलाई को 4 रुपए प्रति शेयर के दूसरे डिविडेंड की मंजूरी दी थी। मई में 11 रुपए प्रति शेयर का पहला डिविडेंड दिया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वेदांता ने शेयर धारकों के लिए 29.5 रुपए प्रति शेयर का कुल डिविडेंड घोषित किया था, जिसका कुल मूल्य 10,966 करोड़ रुपए था। शेयर बाजार नियामक सेबी ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट के 4000 करोड़ रुपए के आईपीओ को फिलहाल रोक दिया है। विभिन्न कारोबार से जुड़े जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सीमेंट कंपनी ने 16 अगस्त को सेबी के पास आईपीओ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। सेबी ने सज्जन जिंदल से जुड़े एक मामले की वजह से अप्रूवल प्रोसेस को रोक दिया है। सेबी नियमों के कथित उल्लंघन के एक मामले की भी जांच कर रहा है, जो हैक्सा सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ट्रांसफर से जुड़ा है। इस कंपनी में जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल सहित जिंदल परिवार के सदस्य डायरेक्टर
शेयर्स थे। JSW सीमेंट का IPO अब तक रुका रहेगा जब तक सज्जन जिंदल और जिंदल परिवार के दूसरे सदस्यों की तरफ से दाखिल किए गए सेटलमेंट एप्लीकेशन का सेबी निपटारा नहीं कर देता। वहीं दूसरी ओर सेबी ने इसके फाइनेंस, बेलस्टार और ट्रांसरेल को भी IPO लाने की मंजूरी दे दी है। इस हफ्ते और अगले हफ्ते IPO बाजार में बड़ी हलचल रहेगी। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो का IPO 5 सितंबर को खुलेगा और 9 सितंबर को बंद होगा। इसके लिए प्राइस बैंड 78 से 83 रुपए प्रति शेयर है। इस IPO का कुल आकार 170 करोड़ रुपए है। इसके बाद 9 सितंबर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस और क्रॉस लिमिटेड के IPO खुलेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपए प्रति शेयर होगा। 6,560 करोड़ रुपए वाला ये IPO 11 सितंबर को बंद होगा। वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनी क्रॉस लिमिटेड भी 500 करोड़ रुपए का IPO लेकर आ रही है, जो 9 सितंबर को खुलेगा और 11 सितंबर को बंद होगा। तो ये थी आज की मनी टाइम की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।